हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यूनो गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका BHDLA 135 यानी 135 का है, हिंदी भाषा, जो कि कंपलसरी है। आपको पता है कि जो न्यू कोर्स अभी इग्नू में स्टार्ट हुआ है, BAG, BSCG एंड BAG, ओके, तो इन लोगों में कंपलसरी कोर्स है, सभी में लगता है। तो चलिए आइए आज देख लेते हैं। आपका BHDLA 135 का आज ले लेते हैं यूनिट 3, 4 एंड 5। यूनिट 1 एंड 2 ऑलरेडी अपलोड है। यदि आपने वॉच नहीं किया है तो प्लीज वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो है लिंक दे दूंगी, ठीक है। हिंदी भाषा विविध प्रयोग, हिंदी भाषा का विविध प्रयोग जो है ये आपका सब्जेक्ट है। इसमें पहले क्लियर कर दूं कि जो आपके ब्लॉक हैं वो 2 ब्लॉक हैं। जैसे ये भाग 1 देख रहे हैं तो ये ब्लॉक 1 है, ठीक है ना, भाषा, तत्व और बोधन, और इसके अंतर्गत आपके यूनिट आ जाएंगी। हिंदी की लिपि और वर्तनी का परिचय, हिंदी की ध्वनियां, इसका वीडियो अवेलेबल है। आज हम देख लेंगे हिंदी का प्रयोजन मूलक स्वरूप और विज्ञान के विषय का बोधन, और यूनिट 5 संस्कृत विषय का बोधन और शब्दकोश का उपयोग। तो इसमें जनरली एक कंटेंट हमने सभी दे दिया है कि आपके जो इस बुक में कितने यूनिट है, कितने ब्लॉक हैं। आप देख रहे हैं कि 2 ब्लॉक है, 2 ब्लॉक के सभी जो लेसन यानी कि टॉपिक जो है वो इसमें हमने दे दिया है। लेकिन इसकी अगर आंसर की बात करते हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ इस PDF में 3, 4, 5, 6, 7 जो लेसन है, ठीक है ना, उनके हम आंसर आपको देंगे और शेष के नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ओके। PDF में ही आंसर नहीं, आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं इसका लिंक दे दूंगी। ये आपका भाग 2 यानी ब्लॉक 2 आ गया है, वाचन और विविध विषय, और फिर इसमें आपकी यूनिट यानी इकाई चलती है, ठीक है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। ले लेते हैं आपका लेसन 3, 4 एंड 5, और 3 जो है सबसे पहला लेसन ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपकी आ गई है यूनिट 3, हिंदी का प्रयोजन मूलक स्वरूप। यहाँ पे प्रयोजन मूलक स्वरूप का मतलब क्या होगा। प्रयोजन मूलक क्या, प्रयोजन का मतलब हो सकता है, से बोलते किस प्रयोजन से, यानी किस उद्देश्य से। तो क्या एक उद्देश्य है हिंदी का, उद्देश्य का क्या स्वरूप होना चाहिए, इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक पे आज हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग दी रहती है, इसे देख लीजिएगा आप। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रयोजन मूलक भाषा से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, प्रयोजन शब्द से तात्पर्य कोई उद्देश्य अथवा लक्ष्य से है, ठीक है ना। और प्रयोजन मूलक भाषा वह भाषा होगी जो किसी उद्देश्य विशेष से संबंधित हो। आपको पता है कि हिंदी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और यदि हम भारत की बात करते हैं तो ये हमारी जो है मातृभाषा भी है, हमारी नेशनल यानी राष्ट्रीय लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा जो है वो हिंदी है। हमारे सभी काम जो होते हैं वो हिंदी के माध्यम से होते हैं, लिखित हो या चाहे वो मौखिक भी हो। हम हिंदी को, अपनी अभिव्यक्ति को जो हम व्यक्त करते हैं उसका माध्यम लिखित और मौखिक होता है, और लिखित में जो होता है वो हिंदी होती है। राष्ट्रीय भाषा भी हिंदी है, बहुत जगह पे राष्ट्रीय भाषा में हिंदी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एक संक्षेप में कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति चाहे मौखिक रूप में हो या लिखित रूप में हो, लेकिन जब भी हम प्रयोजन मूलक भाषा, तो यहाँ पे देखिए प्रयोजन का मतलब क्या है। तो देखिए, प्रयोजन मूलक का तात्पर्य है कि प्रयोजन विशेष के लिए इस्तेमाल होने वाली भाषा, यानी आप यहाँ पे प्रयोजन की जगह एक उद्देश्य भी लिख सकते हैं कि उद्देश्य विशेष के लिए, किसी लक्ष्य विशेष के लिए जब किसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो वो प्रयोजन मूलक भाषा कहलाती है। अब जैसे यहाँ पे हम अपने इसको एक्सप्लेन करें प्रयोजन को थोड़ा सा, तो यहाँ पे जैसे कि हमने अभी कहा आपको कि हिंदी ऐसी लैंग्वेज है कि हम अपने काम में भी हिंदी को यूज करते हैं, राष्ट्रीय लैंग्वेज के रूप में, राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। हम ऑफिस में होते हैं तो ऑफिशियली वर्क जो होते हैं वो भी हिंदी के माध्यम से ही हम उसको व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। हम हिंदी में भी उस काम को करते हैं, ठीक है। हमारे जीवन के जो भी काम होते हैं, डेली के जो काम होते हैं वो भी हिंदी के माध्यम से होते हैं। हम बातचीत करते हैं, हम दुकान में जाते हैं, सामान लेते हैं तो हम हिंदी में ही बात करते हैं। तो यहाँ पे हिंदी को प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया, यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारे जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे व्यवसायिक जीवन में, यानी कि बिजनेस में देखा जाए तो उसमें भी हिंदी का हम जो है यूज करते हैं। किसी भी चीज में चारों तरफ से, यानी हिंदी से हम घिरे हुए हैं, आप इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो हिंदी है हमें वंश से मिली आई है, हमारे दादा दादी, फिर मम्मी पापा, फिर हम सभी लोगों ने इसको सीखा है। तो यहाँ पे हिंदी का क्या यूज हो सकता है, किस तरह से हिंदी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक क्या उद्देश्य होना चाहिए, इस क्वेश्चन में यही आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है।
यहाँ पे आप किसी से भी, आप दुकान में जा रहे हैं, चाहे वो सब्जी की दुकान हो, चाहे वो राशन की हो, कहीं भी जा रहे हैं, आप हिंदी में उससे बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक आप उद्देश्य लेके चल रहे हैं, यही प्रयोजन भाषा कहलाती है। ठीक है, आप ऑफिस में जा रहे हैं, किसी काम के लिए बैंक में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वहां पे आप हिंदी में बात कर रहे हैं, तो क्या है, आप किसी भी कार्यालय में जा रहे हैं, ऑफिस में, तो वहां पे बात करने का माध्यम क्या होता है, हिंदी ही तो होती है ना। तो एक क्या, एक आप उद्देश्य लेके चल रहे हो, यानी कि हिंदी जो है एक उद्देश्य मूल भाषा बन गई है। हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम हिंदी में ही बात कर रहे हैं। जिस तरह से बाहर बात करने के लिए, इंटरनेशनल की अगर हम बात करें, अंतरराष्ट्रीय बात करने के लिए, बिजनेस करने के लिए इंग्लिश अनिवार्य है, अंग्रेजी का आना जरूरी है, उसी तरह से अगर हम भारत की बात करते हैं तो हिंदी का आना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यदि आप यहाँ पे थोड़ा सा आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि अगर आप साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी जाए तो इंग्लिश अगर आपसे वहाँ के लोगों को नहीं बनती है, आपसे नहीं बनती है, लेकिन आप चाहे तो हिंदी में आपका वो काम हो सकता है कि वहाँ के लोगों को भी टूटी फूटी ही सही, लेकिन हिंदी आती है और आपका काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं समझना चाहिए किसी भाषा का प्रयोजन मूलक स्वरूप उस भाषा के मूल रूप यानी शब्द संरचना, पदावली यानी व्याकरण रूप से भिन्न होगा, बल्कि वह भाषा के इस व्यापक रूप के भीतर ही विद्यमान रहता है। तो इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा हिंदी को, इसका प्रयोजन मूल का मतलब ही होता है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे प्रयोजन मूलक हिंदी की बात करेंगे तो मूल भाषा होगी हिंदी और विविध प्रयोजकों के लिए प्रयुक्त उसके रूप प्रयोजक मूलक हिंदी के अंतर्गत आएंगे। अगर प्रयोजन मूलक अंग्रेजी या बंगला या जापानी की बात करेंगे तब भी यही होगा। तो यदि प्रयोजन मूलक शब्द दिया हुआ है और उसके बाद जिस स्पेशल लैंग्वेज का यूज किया गया, प्रयोजन मूलक हिंदी, तो वहां पे हिंदी भाषा ही चलेगी, या प्रयोजन मूलक अंग्रेजी है तो फिर अंग्रेजी में ही वहां पे बात की जाएगी। तो यहाँ पे ये होता है विशेष उद्देश्य के तौर पर रखी गई भाषा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बस वही जो एक्सप्लेन किया गया है वही चीज एक्सप्लेन किया गया है। देखिए आजकल हम लोग न्यूज भी पढ़ते हैं, वो भी हिंदी में, इंग्लिश में भी आता है ऐसा नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंटेंट हमने हिंदी को लिया है। आप देखिए कितनी सारी मैगजीन निकलती, क्योंकि हम हिंदी की बात कर रहे हो तो हिंदी में मैगजीन आती है, हम हिंदी में भी मैगजीन पढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको सिर्फ इसकी क्या वैल्यू है, क्या यूजेज है, आपको ये यहाँ पे बताना है बस। प्रयोजन मूलक उद्देश्य का मतलब यही है कि हिंदी की क्या यूज है, क्या वैल्यू है, क्या इसकी उपयोगिता आपके जीवन में है, ये आपको एक्सप्लेन कर देनी है। ठीक है, प्रयुक्त की संकल्पना तथा आधार का वर्णन करना। यहाँ पे हिंदी का तो प्रयुक्ति शब्द प्रयुक्त से बना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि प्रयुक्त जो शब्द है वो प्रयुक्त से बना है और प्रयुक्त का अर्थ होता है बार बार प्रयोग में लाना। तो वह भाषा जो बार बार प्रयोग में लाई जाती है और जिस क्षेत्र में यह प्रयुक्त होती है, ठीक है ना, जिस क्षेत्र में प्रयुक्त होती है उसे उस क्षेत्र विशेष की प्रयुक्ति भाषा कहा जाता है और अंग्रेजी के रजिस्टर शब्द से इसको लिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन ये था कि प्रयुक्त की संकल्पना तथा आधार प्रस्तुत करना है। तो प्रयुक्त शब्द कैसे बना, किससे बना, इसका क्या मतलब होता है, इतना आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर समझ लेंगे तो इसको बड़े आराम से लिख देंगे। फिर इसके बाद यही है जो आपका आधार मूलक जो प्रयोजन मूलक जो उद्देश्य मूल भाषा होती है, जो हम आपको ऊपर बता के आए सेम उसी तरह से मिलता जुलता यहाँ पे है, जो आपको थोड़ा सा इसको पढ़ना होगा। प्रयुक्ति का आधार क्या है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रयुक्त का आधार क्या होगा, तो इसे आप देख लीजिएगा कि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन आपका जो पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि प्रयोजन मूलक भाषा से क्या तात्पर्य है। और जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे मैं उनको एक्सप्लेन करूंगी, आपको बताऊंगी, ठीक है ना। लेकिन प्रयुक्ति का मतलब समझ के रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको इसमें टिप्पणी भी पूछी जाती है, तो ये ना हो कि फिर आ जाए और आप उसे लिख ना सकें, तो मतलब तो समझ के रखिएगा, ठीक है। प्रयुक्ति का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आधार दिया हुआ है। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे विषय क्षेत्र भी दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिएगा। और संप्रेषण का तरीका क्या होता है, प्रवक्ता और श्रोता अथवा लेखक की पाठक की स्थिति क्या होती है, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है। ओके, ये विषय क्षेत्र दिया हुआ है, मतलब जिस विषय क्षेत्र में मैंने अभी बताया जिस विषय क्षेत्र में प्रयोग की जाती है उसे प्रयुक्त कहते हैं, तो उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके, और प्रयुक्तियां कितनी तरह की होती हैं, तो सामान्य व्यवहार की प्रयुक्तियां होती हैं, जैसे साहित्यिक प्रयुक्ति, वाणिज्य व्यापार की प्रयुक्ति, प्रशासनिक प्रयुक्ति, विविध प्रयुक्ति, यानी यहाँ पे इस इन जगहों पर जो हिंदी भाषा यूज की जाती है, साहित्यिक प्रयुक्ति यानी कि यहाँ पे उसका उपयोग किया जाता है, वाणिज्यिक व्यापार की प्रयुक्ति, ठीक है ना, तो यहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है, वैज्ञानिक प्रयुक्ति, मीडिया अथवा पत्रकारिता प्रयुक्ति, ये सभी चीजें यहाँ पे है।
प्रयोजन मूलक हिंदी, अभी जस्ट हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं प्रयोजन मूलक जो भाषा है हिंदी क्या कहलाती है, यहीं पे है। बस आपको इसमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, डिफरेंसेस समझने पड़ेंगे थोड़े से, बस हो गया और कुछ भी नहीं है। हिंदी भाषा की प्रमुख वर्तमान प्रयुक्तियां क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, तो इसे आप देख लीजिएगा कि सामान्य व्यवहार या बोलचाल की हिंदी, ठीक है। साहित्यिक हिंदी जो भी ऊपर हमने आपको बताया था, वैज्ञानिक तकनीकी हिंदी, वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में हिंदी, कार्यालय हिंदी, विविध क्षेत्र में हिंदी, सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में हिंदी, जहां जहां प्रयोग की जाती है उसको प्रयुक्ति हिंदी बोलते हैं, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों की चर्चा करें। देखिए वही है जो भी हम आपको ऊपर बता के आए, वाणिज्यिक और व्यापार के क्षेत्र में हिंदी जो होती है, ठीक है। अगर आप इसको एक भी क्वेश्चन को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपके पूरे क्वेश्चन 3-4 जो क्वेश्चन है सेम दिए हुए हैं वो तैयार हो जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन था कि प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों की चर्चा कीजिए, या हिंदी के प्रयोजन मूलक आयामों की चर्चा कीजिए, या प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन एक ही है, सिर्फ घुमा के पूछा गया, आंसर सिर्फ एक ही निकलेगा, या फिर प्रयोजन मूलक हिंदी से या भाषा से आप क्या समझते हैं। तो बस इसके क्षेत्र आप याद कर लीजिए और इसको एक्सप्लेन करके लिख दीजिए। मैंने आपको ऊपर भी बताया कि कहाँ कहाँ हिंदी किस तरह से यूज की जाती है, ठीक है ना। बस यहाँ पे उसको टॉपिक में दे दिया गया पॉइंट में, तो पॉइंट तो और अच्छी बात है, मार्क्स अगर खींचने हो तो आप किसी चीज को पॉइंट में लिखिए तो नंबर बहुत अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पे पत्र भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप एक एग्जाम्पल, हालांकि इतना आसान नहीं होता है लेकिन फिर भी यहाँ पे एग्जाम्पल एक पत्र के रूप में दिया हुआ है। चलिए हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में हिंदी जो है, विभिन्न जनसंचार माध्यमों में हिंदी के प्रयोग और उसके बदलते स्वरूप पर प्रकाश डालना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। जनसंचार माध्यमों में हिंदी का प्रयोग क्या है, उसके बदलते स्वरूप का। तो देखिए संचार माध्यमों के दो रूप है, पत्र पत्रिकाएं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो होता है, ठीक है। जैसे कि पहले पत्रिकाओं में क्या आ जाएगा, दैनिक, साप्ताहिक और विभिन्न प्रकार की जो पत्रिकाएं आती हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके अंतर्गत क्या आएगा, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग, की सभी चीजें होती, ब्लॉग, ये सभी चीजें जो होती है इलेक्ट्रॉनिक कहलाती हैं, ठीक है ना। हम लोग जो यूज करते हैं, बस इनको आप एक्सप्लेन करके लिख दीजिए, ठीक है, ओके। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आप इसके टॉपिक तैयार कर लीजिए, बस हो गया, और आपको कुछ भी इसमें नहीं तैयार करना है। टॉपिक तैयार करिए और इसके बाद आप इसको लिख दीजिए। विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। विज्ञापन के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो दृश्य और श्रव्य, दृश्य श्रव्य तीनों तरह के विज्ञापन यहाँ पे दिए जाते हैं, यानी सुनने वाले, देखने वाले, देखने सुनने वाले। रेडियो में जो आप रेडियो में यदि आता है तो आप सुनेंगे, टीवी में आता है तो देखेंगे और सुनेंगे, इस तरह के, ठीक है ना। ओके, एक यहाँ पे क्वेश्चन है प्रयोजन मूलक हिंदी और सामान्य हिंदी में। देखिए दोनों में क्या अंतर होता है। प्रयोजन मूलक हिंदी मैंने आपको बताया ना कि जो प्रयोजन मूलक हिंदी होती है, औपचारिकता और अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक दो चीजों में ये डिवाइड होती है। प्रयोजन मूलक जो भाषा होती है वो किसी भी स्तर पे कहीं भी यूज की जा सकती है, क्योंकि उद्देश्य पूरक होती है, ठीक है ना, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होती है। तो औपचारिक, जो औपचारिकता में सीमा का भेद हो सकता है, लेकिन ये आवश्यक भी होता है। आप एक तरह समझ सकते हैं जिस तरह से नॉवेल में या फिर जिस तरह से साहित्य वगैरह होती है, उनमें हिंदी जो वर्ड यूज किए जाते हैं थोड़े से टफ यूज किए जाते हैं, औपचारिक पूर्ण होते हैं। लेकिन जब हम लोग अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं या फिर कहीं पे जाते हैं, मिलते हैं, अपने लाइफ रोजमर्रा के जीवन में जो बात करते हैं वो अनौपचारिक हिंदी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो बात करने में शिष्टता उतनी नहीं रहती है जो कि साहित्यिक में, समाचार पत्र वगैरह में हम देखते हैं, उनमें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे प्रयोजन मूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी इसमें फिर से आ गया है। तो आपको इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे दो ही लग रहे हैं। अगर हम इतने सारे क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, देखिए यूनिट 3 में से, तो यूनिट 3 में मेन इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आप पकड़ लीजिए, वो टॉपिक आपका है प्रयोजन मूलक। तो प्रयोजन मूलक का आप अर्थ समझ लीजिए और कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में यूज की जाती है, बस इतना आप तैयार कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन आपका इससे तैयार हो जाता है कि प्रयोजन मूलक हिंदी जो है क्या है, उसके क्षेत्र क्या है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे यूनिट 4 ले लेते हैं, विज्ञान के विषय का बोधन। तो विज्ञान के विषय के बोधन में मानव की उत्पत्ति और विकास पर यहाँ पे नोट लिखना है। तो मानव की उत्पत्ति किस तरह से हुई, कैसे हुई, आपको पता है, कैसे पहले इंसान रहता था, ठीक है ना, क्या खाता था, क्या करता था, फिर धीरे धीरे उसने किस तरह से अपने आप में एक आविष्कार किया, फिर जानवरों को पालने लगे, फिर खेती वगैरह करना शुरू किया, फसल उगाना शुरू किया, फिर तांबे के, लोहे के औजार बनाने शुरू किए, बर्तन बनाने शुरू किए, खाना, आग के आविष्कार के बाद खाना जो है वो पका के
खाना उसने शुरू कर दिया, पहले कच्चा खाता था, पहले चमड़ी वगैरह के और या फिर जो पेड़ों के खाल वगैरह होती थी उनके कपड़े वो पहनते थे, बाद में उन्होंने कपड़े बनाने हो। तो इस तरह से आपको इसको मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आप इसे बहुत आराम से लिख सकते हैं। और हम लोग 3rd 4th 5th क्लास में भी बहुत ये पढ़े हैं कि जो मानव थे पहले के किस तरह के रहते थे, ठीक है ना, कैसे उनका घर होता था, क्या क्या पहले चीजें होती थी, बस यही आपको इसमें लिखना होगा, ठीक है ना। ओके, भाषा की सरल अभिव्यक्ति किस प्रकार संभव है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये हो सकता है इंपॉर्टेंट आपके लिए कि भाषा की सरल अभिव्यक्ति किस प्रकार संभव है। जैसे पारिभाषिक शब्द हो गए, जल और जमीन दोनों में रह सकने वाले जानवर, उभयचर और आका। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा, पारिभाषिक शब्द आप लोगों में लिखने के लिए आ भी सकता है, ठीक है। तो पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग से बचना और उसके स्थान पर उनके चिन्हित या निहित भावों विचारों को प्रस्तुत करना। जैसे कुछ छोटे सेंटेंस होते हैं कि जल और जमीन दोनों में रह सकने वाले जानवर बहुत बड़ा हो गया, तो इनको छोटे से एक शब्द में दे दिया, उसको क्या बोलते हैं, उभयचर, जो दोनों जगह में रहते हैं, ठीक है। आकाश में उड़ सकने वाले प्राणी बहुत बड़ा एक सेंटेंस होगा, लेकिन शार्ट में हम बोल देते हैं नवचर। नवचर का मतलब ही होता है जो आकाश में उड़ते हैं, ठीक है ना। जो जल में रहते हैं उनको जलचर। तो इस तरह से कुछ पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। रेंगने वाले जानवर को सरीसृप, ठीक है ना, और बच्चों को दूध पिलाने वाले जानवर को स्तनपायी, ठीक है, जमीन पर रहने वाले जानवर को थलचर। तो ये कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं, ठीक है ना। तो इसे आप देख लीजिएगा यहाँ पे। चलिए मैं और इसे स्क्रॉल कर देती हूँ, PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे एक है उर्दू के शब्दों की पहचान करना। उर्दू और हिंदी के शब्द जनरली एक से होते हैं। हम लोग जो बोलते हैं लैंग्वेज में उर्दू भी बोलते हैं और समझ में नहीं आता है, तो कुछ उर्दू शब्द से शुरू, जानवर, चीज, जानदार, दुनिया, सिर्फ, अगर, वजह, जरूर, जमाना, जमीन, सभी उर्दू के शब्द है, ठीक है ना। कैसे पहचाना जाए, क्योंकि दोनों घुल मिल से गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहचानने का तरीका क्या होता है, तो जिन शब्दों में नीचे नुक्ता यानी बिंदी लगा हो आमतौर पर उर्दू के शब्द होते हैं। बर्फ, तरक्की, तरफ, देखिए आप इनमें देखिए यहाँ पे डॉट डॉट से लगे हुए हैं, बिंदी लगी है, नुक्ते कहलाते हैं उर्दू में। तो जब कोई वर्ड इस तरह का लिखा आए तो वो उर्दू के शब्द कहलाते हैं, ठीक है। संभावनार्थक और संदेहनार्थक, देखिए यहाँ पे 2 शब्द दिए हुए हैं। चलिए फिर यहाँ पे ले लेते हैं, देख लेते हैं संभावनार्थक और संदेहनार्थक शब्द क्या कहलाते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आपकी यूनिट जो 4 है इसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं है। इसमें भी हमने 2 क्वेश्चन देखा। उर्दू का हमने एक क्वेश्चन देखा शब्द वाला, दूसरा संभावनार्थक और संदेहार्थक शब्द है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे संभावनार्थक शब्द में है कि उस जमाने में आजकल से ज्यादा समुद्र दलदल रहे होंगे, यानी संभावना व्यक्त की जाती है कि ऐसा रहा होगा, ठीक है। इस समय धोनी बल्लेबाजी कर रहा होगा, ठीक है। तो पहले वाक्य में अतीत में घटना होने की संभावना व्यक्त की गई है। पहले वाक्य में दलदल रहे होंगे, दूसरे वाक्य में वर्तमान में घटना यानी इस समय धोनी बल्लेबाजी कर रहा होगा, चल रहा है वहां पे कहीं मैच, कोई तो यानी कि वर्तमान समय में व्यक्त की जा रही है। और तीसरा, विश्व युद्ध हुआ तो आदमी को गुफाओं में रहना होगा। अब ये भविष्य के बारे में घटना होने में बताया जा रहा है कि ऐसा हुआ रहा होगा। तो जहां भी क्रिया की संभावना व्यक्त की जाए यानी होगा होगी का प्रयोग होता है, ठीक है ना, संभावना में। संदेहार्थक शब्द में से गुफाओं में अंधेरा होता था इसलिए मुमकिन है कि वे चिराग जलाते हों, या वे पकाना भी नहीं जानते थे, हाँ शायद मांस को आग में गर्म करके खा लेते हों। तो अतीत के बारे में या वर्तमान में जो घटना घट रही है उसके बारे में जब वाक्य किया जाता है तो संदेहार्थक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। इस लेसन में 2 ही शब्द हैं, 2 ही क्वेश्चन है, जिसमें एक आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है ये संदेहार्थक और संवेदनार्थक। तो 2 चीजें आप इन्हें देख लीजिएगा। हालांकि 4 यूनिट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि आपकी 3rd है। 3rd में क्वेश्चन भी ज्यादा है। 5th यूनिट आपकी इंपॉर्टेंट हो सकती है। संस्कृत विषय का बोधन और शब्दकोश का उपयोग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसमें जो क्वेश्चन है कि भारत के त्योहारों की विवेचना करना है, तो बहुत आसान है। कितने सारे त्योहार हमारे भारत में मनाए जाते हैं, बस उन त्योहारों के बारे में आप यहाँ पे डिटेल में लिख दीजिए। और सिर्फ एक के बारे में ही नहीं, जैसे होली है, दीपावली है, फिर ईद है, क्रिसमस है, बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, तो सभी के त्योहारों के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। शरद ऋतु का त्योहार है, शरद ऋतु में जो होता है कृषि प्रधान देश है, तो शरद ऋतु जब एक तरह से कहा जाए कि कृषि से संबंधित यहाँ पे जो त्योहार मनाए जाते हैं, पोंगल जो है वो भी कृषि से संबंधित त्योहार है। और आपका ये लोहड़ी जो त्योहार होता है पंजाबियों का, वो भी कृषि से संबंधित त्योहार है, ठीक है। नवरात्रि जो होती है वो भी इसी से संबंधित होती है। तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करके त्योहारों के बारे में लिख दीजिए, बहुत ईजी से आप इसे लिख सकते हैं। मुझे नहीं लगता किसी को समझाने की जरूरत मुझे पड़ेगी।
त्योहार के बारे में, ठीक है ना। सभी जगह में आप ये इसे टॉपिक में भी आप कर सकते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा देश है, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, तो एक एक त्योहार आप साउथ से ले लीजिए, नॉर्थ से ले लीजिए, ईस्ट से एक दो ले लीजिए, इस तरह करके भी आप लिख दीजिए, ठीक है। फिर बसंत वाले जो त्योहार होते हैं, बसंत में देखिए मकर संक्रांति आ जाती है, ठीक है ना। ऋतु परिवर्तन, धार्मिक मान्यताएं, फसल की कटाई वगैरह के लिए होता है, तो यहाँ पे भी आप इसको इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है, और यही है जो आपको तमिलनाडु में पोंगल के नाम से देखिए। तो वही है, बहुत सारे त्योहार होते हैं, किस तरह से मनाए जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं, वो भी रीजन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको आप अपने से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। धर्म और त्योहार भी यहाँ पे देखिए आ गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है और इजी भी है, इसे आप बहुत आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे अभी इस्लाम धर्म का आ गया, तो ईद का आ गया, तो इसको भी आप लिख दीजिए क्यों मनाया जाता है, क्या क्या बनाया जाता है। सिख का हो गया यहाँ पे, तो गुरु नानक देव की जयंती जो होती है हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं लिखना है। हम सभी को पता है कि यहाँ पे भारत के जो राष्ट्रीय पर्व है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 राष्ट्रीय पर्व है, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर गांधी जयंती जो है। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करके लिख दीजिए, और इन दिन क्या किया जाता है, आप क्या करते हैं, ये सभी चीजें आपको इसमें लिखनी है। शब्दकोश का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कि शब्दकोश में शब्द कैसे देखें, फिर उस शब्द का अर्थ कैसे ढूंढें। शब्दकोश से न केवल शब्द का अर्थ मिल सकता बल्कि और कई सूचनाएं भी मिलती, तो शब्द कैसे ढूंढे जाते हैं, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपका त्योहार के बारे में ही है, एक फेस्टिवल के बारे में आप एक क्वेश्चन ऐसे तैयार कर लीजिए। और क्योंकि जनरली इम्पोर्टेंट जो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, उसमें फ्रेंड इम्पोर्टेंट आपकी यूनिट के बजाय जो आपके ब्लॉक होते हैं, सबसे पहले आप ब्लॉक देखिए। जैसे हम फर्स्ट ब्लॉक पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ब्लॉक में कितनी यूनिट है पहले आप वो देखिए, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाएंगे। अब मान लीजिए इसमें 6 या 7 या 8 यूनिट है, हर एक यूनिट से जरूरी नहीं कि एक एक क्वेश्चन दिया जाए, हो सकता है फिर देखिए उस यूनिट में कौन सी यूनिट यानी टॉपिक जो है वो क्या है, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा प्रयोजन मूलक शब्द, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। एक फेस्टिवल का आप ले लीजिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस तरह से टॉपिक आप देखिए कि कौन से टॉपिक हैं, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल करवा ही देते हैं, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर से मिलाइए कैसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं, या फिर ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन आए और चेंज कर करके पूछे गए हैं, ठीक है ना। टॉपिक तो वही होता है लेकिन क्वेश्चन चेंज कर करके पूछे गए हैं, तो आप उनको तैयार कर लीजिए। ओके, 6 यूनिट है समाज विज्ञान विषय का बोधन और निबंध रचना का परिचय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये यूनिट बनती है, ठीक है। तो इसमें हमने जैसे आपको कहा कि यूनिट हमने सभी की आपको प्रोवाइड करा दी है, और इसके क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। निबंध रचना के मूल तत्व क्या है, देखिए इसमें आंसर भी दिया हुआ है, चाहे तो आप इसे इसी में देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे निबंध रचना के मूल तत्व क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है परिवार पर निबंध लिखना हो तो मूल तत्व किस प्रकार से बनाए जाएंगे। परिवार एक सामाजिक इकाई होती है, सामाजिक उन्नति में परिवार की क्या भूमिका होती है, ठीक है। फिर विभिन्न परिवर्तन क्या होते हैं, संयुक्त परिवार, एकल परिवार बनने के कारण क्या है, एकल परिवार से उत्पन्न समस्याएं कौन कौन सी होती है, इस तरह से टॉपिक तैयार किए जाते हैं। तो ये पीडीएफ प्रत्यय क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका हो सकता है कि क्वेश्चंस आपसे पूछ भी लिया जाए, ठीक है। किसी शब्द के अंत में जुड़कर जब उसका अर्थ बदल दे वो प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। त्वा और ता जनरली लगता है, जैसे कवि और कवित्व, मानव मानवता, तो इसमें मानव में क्या लगा दिया, ता लगा दिया, तो मानवता हो गया, ठीक है ना। बंधु बंधुत्व, त्वा लग गया बंधु में, जनरली मतलब उसके अर्थ को बदले, बंधु हो गया एक शब्द हो गया यानी दोस्त सखा, और फिर उसमें बंधुत्व, त्वा लगा दिया बंधुत्व हो गया, तो उसका महत्व भी उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। सुंदर और इसमें ता लगा दिया सुंदरता हो गया, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्रत्यय भी दिया हुआ है, तो आप इसे देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बन सकता है। फिर एक का दिया है, करण का दिया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको लेके आएंगे, कुछ क्वेश्चन भी हम उठाएंगे, इनसे देखेंगे, लेंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपर जब आपके लिए 4 या 5 साल के लेके आएंगे, तो उसमें से समझने में भी आसानी रहेगी, भाषा शैली है। तो कुछ क्वेश्चन को हम बाद में लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। BHDLA 135 का यूनिट 3, 4, 5, 6, 7 आज हमने लिए हैं। 6, 7 को बाद में भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे तो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ब्लॉक 1 है। चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कोई क्वेरी यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा ताकि आप पढ़ सके घर में। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।